नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसी टॉपिक के बाद हमारा मूल कॉन्सेप्ट का बेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ से इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से समझिएगा। इसके बाद से न्यूमेरिकल भी लेंगे। ये जो डिफिनीशन है आप पीछे की क्लासेस में पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। एक बार फिर से मैं डिफाइन करना चाहूँगा आपको। एटम एंड एटॉमिक मास, वी आर टॉकिंग अबाउट एटम एंड एटॉमिक मास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक, तो बात करते हैं एटम और एटॉमिक मास की। तो एटम क्या है? व्हाट इज एटम? एज यू नो दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, विच कैन नॉट बिलीव इन फ्री फॉर्म, जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। यानी किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये है उसको हम फ्री फॉर्म में रखें तो वो नहीं रहेगा। वो या तो सेल्फ अपने आप से कंबाइन कर जाएगा या किसी अदर एटम से कंबाइन कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हाइड्रोजन को फ्री फॉर्म में रखें तो हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेगा। H combines with H and forms H2. When we will talk about H2, जब हम H2 की बात करें तो H2 मॉलिक्यूल है, और जब हम H की बात करें तो H क्या है? एटम है। तो देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट H कैन नॉट बी लिव इन फ्री फॉर्म, यानी हाइड्रोजन यानी एटम कैन नॉट बी लिव इन फ्री फॉर्म। वाई? बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, और ड्यू टू द हायर रिएक्टिविटी दे कंबाइन इटसेल्फ, अदरवाइज दे कंबाइन विथ अदर एटम, या तो खुद से या दूसरे एटम से कंबाइन करके दे फॉर्म्स मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 बना लिया, या इसको कहीं ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O बना लिया, या कार्बन मिल गया तो CH4 मीथेन बना लिया। यानी कि एटम फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता है, वो जब भी रहेगा तो किसी न किसी से कंबाइन करके मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। जब उसको एनर्जी देते हैं, जब उस पर रिएक्शन कराते हैं, तब वो कन्वर्ट होकर के एटम में कन्वर्ट होता है। इसी से जुड़ा हुआ है हमारी दूसरी डिफिनीशन इसकी। पहली तो डिफिनीशन ये हो गई कि ये फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम एलिमेंट विच कैन नॉट बी लिव इन फ्री फॉर्म, जो फ्री फॉर्म में न रह सके। तो दूसरी इसके साथ डिफिनीशन इसको पूरा करेगा। क्या करेगा? बट कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी हम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा हमारा रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाला होता है वो एटम ही पार्टिसिपेट करता है। एक बात और जान लीजिए, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको व्हाट्सअप करके एक बात जान लीजिए कि इनर्ट गैसे के जो एलिमेंट होते हैं वह हमेशा फ्री फॉर्म में ही रहते हैं, वह हमेशा फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। इनर्ट का मतलब जो क्रिया न करे, जो रिएक्शन किसी से न करे। तो जब रिएक्शन नहीं करेगा तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं रहेगा, इनर्ट फॉर्म में रहेगा। और इसीलिए कहा जाता है इनर्ट गैसे के जो एटम होते हैं वो फ्री फॉर्म में रहते हैं, बाकी कोई एटम फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते हैं। तो और इसी डिफिनीशन में हमने बताया कैन नॉट बी टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, तो एटम वो है जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ रिएक्शन के माध्यम से। मैंने आपसे कहा कि कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। देखो हमने लिया CH4 और इसका रिएक्शन कराया Cl2 से, तो यहाँ CH4 दैट इज द मेथेन एंड Cl2 दैट इज द क्लोरीन। और जब रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट, या तो हीट के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो होता क्या है, यहाँ से बनता है एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करता है यहाँ से, तो बच जाता है CH3। तो जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला वो एटम के फॉर्म में निकला, और यहाँ से एक Cl, ये Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, मॉलिक्यूल अणु के फॉर्म में है। जब ये ब्रेक डाउन करेगा, टूटेगा, तो जो Cl Cl2 है वो Cl Cl बॉन्ड है
ये ब्रेक करके एक सिंगल Cl एटम बनेगा। एक सिंगल एटम इससे जाके जुड़ेगा तो बन जाएगा यहाँ CH3Cl, और दूसरा सिंगल एटम निकले हुए हाइड्रोजन एटम से, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिलीज किया है, उस हाइड्रोजन से ये Cl बनाएगा HCl। तो अब फिर मॉलिक्यूल बन गया, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये रिएक्शन किसकी वजह से अंडरगो हुआ है? एटम की वजह से हुआ है। यहाँ इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम निकला और इस मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम निकला, और ये दोनों एटम कंबाइन करके नए मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। इज इट क्लियर? यानी हम कह सकते हैं एटम की डिफिनीशन क्या होगी? एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटे कण एटम होते हैं, जो क्या करते हैं? विच कैन नॉट बी लिव इन फ्री फॉर्म, जो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। सेकेंड पॉइंट, बट दे कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। लेकिन एटम ही वो होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, करता है। तो आपने देख लिया यहाँ पे मॉलिक्यूल लिए, नया मॉलिक्यूल बना, किसकी वजह से बना? एटम के ब्रेकडाउन होने की वजह से। मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होकर एटम के बनने के वजह से हुआ। दैट इज फाइनल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर अबाउट एटॉमिक मास। एटम का इवैल्यूएशन करते हैं, उसको वेट करते हैं, और उस वेट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कहते हैं एटॉमिक मास। तो ऐसे किसी साधारण तराजू पे बैलेंस मशीन पे नहीं वेट करते उसको वेट करने के लिए एक केमिकल मशीन आती है, या यूं कह सकते हैं आप, यह एक पर्टिकुलर एक रिजेंबल होता है, एक तुलना की जाती है किसी से। और किससे तुलना की जाती है? कार्बन से। कार्बन से तुलना की जाती है। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, और इस 12 के 1/12 पार्ट से तुलना की जाती है। तो जब हम 12 का 1/12 लेंगे तो वो कट के क्या आएगा? यूनिट आएगा। तो डिफिनीशन देने के लिए यहाँ निकाली गई है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर, यानी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक नंबर है, और नंबर है तो इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। याद रखिएगा, किलोग्राम, ग्राम, ये सब नहीं होगा इसमें। ये नंबर है और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर विच शोज डैट, जो ये दिखाता है कि विच शोज डैट सॉरी यहाँ डैट होना चाहिए, डैट एन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर, यानी एक एटम कितने गुना भारी है। किसी एटम का तुलना हम करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? कार्बन से। कितने गुना भारी है? देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 से कितने गुना भारी है, तुलना की जाती है। तो कार्बन 12 का जब 1/12 लेंगे तो 1 आएगा। तो किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको कि देखिए, कार्बन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एटॉमिक वेट है। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट लगभग सेम यहाँ कंसीडर किए जाएंगे। तो एटॉमिक मास है यहाँ पे, तो ये एटॉमिक मास इसका 12 है, और आप इसका 1/12 लेंगे तो ये 1 आएगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 में तो भी 35 आएगा। 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी 16 आएगा। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तब भी वो 4 आएगा। और 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तब भी 40 ही आएगा। यानी कि वी कैन से दैट जो इनके नंबर होते हैं एटॉमिक मास, वो इनके एटॉमिक वेट पे डिपेंड करते हैं, या एटॉमिक वेट एटॉमिक मास सेम होता है। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, कुछ एटम के एटॉमिक नंबर याद करना होगा, और कुछ एटम के, और उसी के साथ साथ आपको एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, इसी को बोलते हैं, आपको याद कर लेना होगा। और प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी हो जाएगा। कुछ पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको मालूम भी होगा। तो ये हमारा टॉपिक रहा किसका? एटम और एटॉमिक मास। अभी इसी एटम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, इसके कुछ ऐसे टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल टाइप्स के हैं, इसी के यूनिट, अलग अलग यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए अपने पेन कॉपी को लेकर के बैठ जाइए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो मैं शुरू करने वाला हूँ
वो बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल है, बहुत ईजी है, लेकिन बस उसको बहुत स्लो माइंड से, बड़े आराम से उसको दिमाग में, माइंड में एज्यूम करना होगा, तभी आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ से आपको क्या ज़रूरत है, यहाँ से एटम की डिफिनीशन आपको ज़रूरत है, और एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास किसके किसके कितने होते हैं, कुछ का मैंने लिखा है, कुछ आप बुक से हेल्प ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं।